अब हम पढ़ेंगे टिश्यू। तो जो टिश्यू होते हैं आपको वैसे ऐसे सादा बारे में बताएं कि ये हमारा गोश्त होता है ना, गोश्त एक बारीक गोश्त होता है, एक मोटा गोश्त होता है। बारीक गोश्त जो होता है वो टिश्यू कहलाता है, ठीक है। तो हम किताब की ज़ुबान में किताब की बातें पढ़ते हैं। आप बुक में टिश्यू निकाल लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसकी डेफिनेशन में ये है कि अ कलेक्शन ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि ये जो टिश्यू है ये सेल्स की कलेक्शन है और ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर पट्टा बनाना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, हड्डी बनानी है, वो बात होता है, ठीक है। स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, पर्टिकुलर भी स्पेसिफिक को कहते हैं, कोई ख़ास काम करता है। अच्छा, इसकी आगे मिसालें अपना सॉरी 4 क्लासेस दी हुई हैं। 4 क्लासेस में पहली है एपिथेलियम, दूसरी है कनेक्टिव टिश्यू, जो तीसरी है मस्कुलर टिश्यू और चौथी है नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ये जो एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू है ये तो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, टिश्यू के चैप्टर में। लेकिन जो मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है, ये मस्कुलर टिश्यू हम मसल्स में जाकर पढ़ेंगे आगे, नर्वस टिश्यू जो है वो हम CNS में जाकर पढ़ेंगे, ठीक हो गया। एपिथेलियम सेल जो है ये यूँ समझ लो कि फर्स्ट करो मैं कहता हूँ कि ये आपका स्टोमक है, ठीक है। इसको ऐसे बनाता हूँ, ये आपका स्टोमक है, ये भरा हुआ शादी के लोग पाई ऐसे, ठीक है। तो इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन ऊपर की मेम्ब्रेन या ये वाला जो मेम्ब्रेन ये इधर होते हैं एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं, ऐसे छोटी छोटी दीवारें बना देते हैं। आगे चल के हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। आउटर लेयर हम इसको कह सकते हैं आउटर लेयर ऑफ एनी ऑर्गन, ठीक है, लाइक स्टोमक है, लिवर है या पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अभी कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी के गोश्त को आपने गौर से देखना और उसको आपने उसमें बल्कि बकरा अगर आप बना रहे हो घर में तो उसको सारे उसके आज़ाद को गौर से देखो, उसके किडनी, उसके दांत, कहता उससे पूछो जो बना रहा है उससे पूछो कि इसके फेफड़े किधर है, इसका किडनी किधर है, इसका गाल ब्लैडर किधर है, इसका वो किधर है, पिता किधर है, अपना गल ब्लैडर, और इसका मतलब जो जो चीज़ आप पूछना चाहते हो उससे पूछो, इससे आपको एनाटॉमी की मज़ीद समझ आए, ठीक है। उसके अंदर आप देखेंगे येलो कलर की लंबी लंबी धागे होंगे, दैट इज कॉल्ड नर्व्स, ठीक है। नर्व की पहचान है येलो होंगे, अभी मेरे पास येलो कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं आपको बताऊँ, नहीं इधर कोई भी रंग नहीं है, हल्का सा वो वाला है, चले मेरे पास हाँ वो पीछे तस्वीर लगी हुई है, वो वाली ऊपर वाली तस्वीर, उस वो वाला होता है, ठीक है। इसी तरह उसके आपने जो भी आप उसका बॉडी आर्गन देखना चाहते हैं, उसकी आंखें देखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, आंखों के गिर्द भी एपिथेलियम सेल्स की जो है लेयर होती है, ठीक है। और उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव से आपको पता है जोड़ने वाला, ठीक है। दो चीज़ को जोड़ने के लिए आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव। टिश्यू जो जोड़ते हैं दूसरे को वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। आगे इसकी डायग्राम्स भी दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। आपकी बुक में इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन आपकी जो मोबाइल में बुक है वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, उसको देख लिया करें। अब इधर जो हमारे पास दिया गया, पहले कनेक्टिव टिश्यू को दे दिया गया, हम कनेक्टिव टिश्यू को ही देख लेते हैं। आप देखिए कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम, ठीक है। ये अगर मैं इसको यहाँ बनाना चाहूँ तो ऐसे एक एरिया है जिसमें कुछ सेल हैं, ठीक है, और उसके अंदर सब्सटेंस है, बाकी सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपस में मिलके नए टिश्यू बनाते हैं या नए टिश्यू को जोड़ लगाते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। अब नीचे आ जाए कनेक्टिव टिश्यू में, कहता है टिश्यू दैट सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड गिव स्ट्रक्चर टू अदर टिश्यूज इन बॉडी इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। पहले नंबर पे क्या है, सपोर्ट करता है, दूसरे पे प्रोटेक्ट करता है, तीसरे पे क्या करता है, नए टिश्यू को क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है, नया टिश्यू बनाता है, यूँ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये उसके नीचे देखें, कहते हैं सेल बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये वाला जो मैंने डॉट्स लगाया है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये फाइबर्स भी हो सकते हैं, ये कोई और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। ये होते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, सेलों के दरमियान एक सब्सटेंस पैदा होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आप ना ये दीवार बनाएं, ठीक है। अभी तो पता नहीं रिवाज है कि नहीं, पुराने वक्तों में घर के बहुत सारे काम ख़वातीन करती हैं, जिसमें चूल्हा खुद बनाना, चूल्हे का डिज़ाइन खुद बनाना, सारा कुछ। तो मैं कहता हूँ आप ये दीवार बनाएं, दीवार बनाने के लिए क्या आप ये क्या रखते हैं कि दीवार बन जाएगी
चाहिए होगा, उसमें आपको सीमेंट पर चाहिए होगा, उसमें आपको रेत चाहिए होगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये एक मिनट के लिए हम देखते हैं, ये ईंटें क्या है, ईंटें। इसके अंदर ये जो सब्सटेंस है वो रेत भी है, सीमेंट भी है, वो वाटर भी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे चले, कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली आल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉलोइंग द थ्री कंपोनेंट्स। कहते हैं सारे कनेक्टिव टिश्यूज के पास ना तीन कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होता है? सेल्स होते हैं, ये देखिए सेल्स, और क्या होता है? फाइबर्स होते हैं, ये मैंने एक दो बनाया फाइबर्स। इधर देखो बच्चे, इधर जरा देखो, फाइबर्स होते हैं। तीसरा क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। कहता है द फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस आर कलेक्टिवली नोन एज मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को आप रेत, बजरी, सीमेंट कह सकते हैं, वाटर के साथ मिला रेत, बजरी, सीमेंट का, ठीक है। मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है? मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है? मैट्रिक्स का बेसिकली मीनिंग तो ये है ना कि ये फाइबर और ये जो सब्सटेंस हैं कलेक्टिवली इनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाले जो है ना, ये देखो, इसको अगर इधर हम यूं निशान लगा के ले जाएं और इसको इकट्ठा करके यहाँ पे मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स होता है, उस पर आप सोते हैं, ये मैट्रिक्स है, ठीक हो गया, समझ आ गई? अच्छा, अब आगे चलते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है, पहले थोड़ी डिटेल में जाते हैं, डिटेल में आपको अपनी ज़बान में समझाता हूँ क्योंकि आपने समझना है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कितने होते हैं? बेसिकली ये बात समझने की जो है, पहले नंबर पे फाइब्रोब्लास्ट, दूसरे पे हिस्टोसाइट, तीसरे पे प्लाज्मा सेल, चौथे पे मास्ट सेल और पांचवे पे फैट सेल और आखिरी है बाउंड्रिंग सेल्स, ठीक है। अब इसको समझते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये धागे होते हैं, ये वाले धागे जो मैंने ये आपको कहे ना, ये धागे होते हैं, क्या होते हैं? धागे। फाइबर से आपको पता ही है, फाइबर का मीनिंग आता है ना, क्यों बेटे? फाइबर धागे भी कहते हैं, फैब्रिक्स धागे से बने हुए प्रूफ कहते हैं, जो आपको दुकान भी है। इसी तरह ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, ब्लास्ट हमेशा कहते हैं सेल, ठीक है। आगे भी और सेल आएंगे, हम पढ़ेंगे। तो ये धागे होते हैं जो टिश्यू बनवाने में मदद करते हैं। दूसरे पे हिस्टोसाइट, ये मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस अगर मैं आपको लिख के बताऊँ, वैसे लिखा हुआ भी उधर नहीं लिखा हुआ, मैं आपको वैसे ये हम पढ़ेंगे आगे इसी ब्लड के चैप्टर में, WBC में पढ़ेंगे। इस तरह लिखा जाता है इसको, मैक्रोफेजेस, ठीक है। जब समझाने की बातें हैं वो आप समझ लो। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये आप यूँ समझ लो कि आपके घर में खड़ा हुआ कुत्ता है, ठीक है। कोई भी बाहर से चीज़ आती है, अगर वो उसके खाने के उसको खा जाता है, या आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अंदर होते हैं ऐसे सेल्स जो आपके बाहर के आने वाले जरासीम से लड़ते हैं, उनको खा जाते हैं। आप देखें, कभी आपने जख्म देखा होगा, आपको लग रहा ना हो, देखा होगा जख्म में आप जब पट्टी उतारते हैं तो पीप बनी होती है। ये वाले मैक्रोफेजेस और वो वाले बैक्टीरिया जो आपको नुकसान दे रहे हैं, इनकी लड़ाई की वजह से वो पीप बनती है। जैसा जंग होती है ना, तो फायरिंग होती है, बारूद उधर से भी आता है, इधर से भी आता है, तो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह ये वाले जो आपके फौजी हैं, ये वाले जब लड़ते हैं तो बाहर वाले फौजियों से, तो उनका जो निकल बारूद होता है वो पास की शक्ल में आपके जख्म में पड़ा होता है, ठीक है बेटे। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा जी, ये वैसे ये हिस्टोसाइट जो है ये WBC का पार्ट है, ये भी या उनके जैसे होते हैं। WBC में भी होते हैं ना, इस तरह की सेम प्रॉपर्टी है, ये उनके जैसे ही होते हैं। तीसरे नंबर पे प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल जो है ये WBC की किस्म है और ये बी लिम्फोसाइट पैदा करते हैं, इनको बी लिम्फोसाइट्स पैदा करते हैं। जब हम WBC पढ़ेंगे ना आगे ब्लड में जाते हैं तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। फिलहाल इतना समझ। मास्ट सेल है, मास्ट सेल जो है ये इन्फ्लेमेटरी रेडिएटर होते हैं किधर? आपकी बॉडी में। जिस तरह आपके सेल है ना, इस तरह मास्ट सेल होते हैं, एक सेम इसी तरह के ही होते हैं, ठीक है। और ये हम हमने हाइपरसेंसिटिविटी छोड़ दिया हुआ है फिलहाल फार्माकोलॉजी में, अगर हम पढ़ चुके होते तो आपको ज़्यादा समझ आ जाता है। ये मास्ट सेल होते हैं, बेसिकली ये इन्फ्लेमेटरी रेडिएटर होते हैं। जिस तरह आपको मक्खी काट ले तो ये क्या होता है, ये यहाँ की परमिएबल हो जाती है ये वाली मेम्ब्रेन, और ये मास्ट सेल बाहर निकल आते हैं तो आपको वहाँ पे स्वेलिंग अब्जॉर्ब कर देते हैं, वहाँ पे दफड़ बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, तो ये मास्ट सेल्स का बेसिकली काम क्या है? बेसिकली काम ये है इन्फ्लेमेटरी रेडिएटर। ये आपको अगर एलर्जी हुई है किसी भी वजह से, मिसाल कुछ बच्चे होते हैं गोश्त खाने से एलर्जी हो जाती है, चावल खाने से एलर्जी हो जाती है, तो उसके आपके जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है। अब आपको इन बातों की समझ आती है ना, रेडनेस की, स्वेलिंग की समझ आती है ना? चलो मास्टर, तो ये जो रेडनेस स्वेलिंग होती है इनकी वजह से होती है। इनकी जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल हो जाती है, अपने अंदर मास्ट सेल्स को जो है परमिट कर देती है, तो बाहर निकल के आपको स्वेलिंग करता है। और ये आपके
एक किस्म के आपके फ़ायदेमंद टिश्यू, इनमें हिस्टामिन वगैरह भी होते हैं, या पेपर सेंसिटिव भी पड़ेगा। और आप माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ेंगे अगर आप सर पढ़ेंगे तो, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है यानी इम्यूनिटी का चैप्टर है बहुत बड़ा है, और उसी से आधे सवाल वहाँ से आते हैं, आधे स्टेबलाइजेशन से आते हैं, आधे बैक्टीरिया से, आधे वायरस से, ये चार ही मेन चैप्टर है। तो ये आपने सर को बार बार कहना कि सर आप हमें पढ़ाइए, ठीक है। अच्छा, आखिरी है फैट सेल। फैट सेल इसको आगे देखें, एडिपोज लिखा हुआ है। एडिपोज ये बेसिकली ये होते हैं आप जो कह दो फैट स्टोर करने वाले सेल। फैट देखें, ये जो बंदा खाता है ना, जो उसकी बॉडी को ज़रूरत होती है वहाँ तक तो ठीक है, अगर बॉडी से जो बच जाता है वो भी शुगर की शक्ल में वो आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है, उसको कहा जाता है गुरुका ग्लैंड। लाइक ये देखिए पेट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेट बढ़ेगा अगर आप ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। बेसिक मोस्टली ये होता है शादियों के बाद है, बंदे को दावतें शावतें मिलती हैं, बहुत खाता है, तो उससे पहले पेट पे आएगी चर्बी, यानी एडिपोज टिश्यू इधर होते हैं या फिर बटक्स पे होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे जो भी मोटा होगा पहले उसका पेट बढ़ेगा, फिर बटक्स बढ़ती है, तो बटक्स पे ये फैट इकट्ठी होती है। इन केस खुदा न खास्ता आपको ऐसा इशू हो जाता है, आप कई दिन तक खाना नहीं खा सकते, तो वो जो आपकी बॉडी की फैट है वही मतलब उसका मेटाबॉलिज्म चलते रहते हैं, और आपका लीवर उसी को तोड़ तोड़ के आपके खून को ग्लूकोज देता रहता है ताकि आप जिंदा रहें। ग्लूकोज नहीं होगी तो आप, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। आगे बाउंड्रिंग सेल। बाउंड्रिंग सेल, बाउंड्रिंग का मतलब है हमारा घर। हमारा जो हमारे हर फैमिली में एक आधा बंदा होता है जो बाउंड्रिंग का हमारा घर होता है, मतलब फिरता ही रहता है। तो ये बाउंड्रिंग सेल होते हैं, फिरते रहते हैं, कभी काम जरूरत पड़ गई तो काम आगे बढ़ फिरते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नीचे आ जाए कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। कहते हैं जी कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहले हैं कोलेजिनियस फाइबर्स, दूसरे हैं रेटिकुलर और तीसरे हैं इलास्टिक फाइबर। कोलेजिनियस फाइबर जो है ये बेसिकली ऐसे फाइबर हैं जो बॉडी प्रोटीन बनाती है, और ये स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं। मिसाल के तौर पर हड्डियों में जो आपकी हड्डियाँ बनती हैं वो कोलेजन से बनती हैं, ठीक है। आप भी फिर बात आगे करवाने में हड्डी को खा के देखना, हड्डी के बाहर आप खाओगे ना तो सिल्परी होगी, वो कोलेजन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपके नाखून, लेकिन नाखून भी आपके सिल्परी हैं, नाखून के ऊपर आप कुछ और नहीं कर सकते। नाखून, आपके जनाब बाल, ठीक है, ये सारी चीज़ें कोलेजन से बनती है, कोलेजन प्रोटीन से, ठीक है। दूसरे पे है रेटिकुलर प्रोटीन। ये क्या करता है, ये भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोई भी चीज़ बन रही होती है तो उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है। तीसरे नंबर पे इलास्टिक फाइबर। आपने इलास्टिक हम अपने बचपन से ही शलवारों में यूज़ करते हैं, उसी को इलास्टिक कहते हैं। वो वाली इलास्टिक हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर वो वैसे पड़ी है तो इतनी सी होती है, लेकिन जब हमने बैठना होता है तो वो इतनी भी खुल जाती है, ऐसे है। सिमिलरली आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी खुल जाती है। आपने देखा होगा कभी ज़िंदगी में जिम्नास्टिक वाले, वो एक ही औरत या एक ही लड़का होता है, वो यहाँ से घुमा के लेके आ रहा है, ये सारे इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो आपके वहाँ पे काम करते हैं। ये सारी इलास्टिसिटी अल्लाह पाक ने रखी हुई है, ये आप में मुझ में भी है, लेकिन हम चूँकि इसको एक्सरसाइज बराबर नहीं करते इसलिए हम नहीं कर सकते। आप बच्चे को देखो, बच्चा छोटा होता है मतलब विधि की तरफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और हम बड़े नहीं पहुँच सकते, तो ये इलास्टिक फाइबर्स की वजह से, ठीक है बेटे। यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे चले ग्राउंड सब्सटेंस को देखते हैं ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, ग्राउंड सब्सटेंस बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो आप कनेक्टिव टिश्यू में वो ताकत देते हैं। आप 1 मिनट के लिए अभी रिसेंटली जंग हुई है, तो क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब लड़ना तो फौजियों ने था, लेकिन पूरी कौम उनको वो क्या कहते हैं करज कर रही थी, ठीक है ना, ये उनको करज करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बेटे। आ जाए, कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कंपोज मेनली माइक्रो मॉलिक्यूलर प्रोटीन। अच्छा, मैक्रो और माइक्रो इसका पता है ना, साल्ट वाटर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मीन ग्लूकोज, प्रोटीन मीन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, ये आगे पीछे लिखा हुआ है, इधर प्रोटीन पहले लिखा है, ग्लाइकेन बाद में लिखा हुआ है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। अच्छा, ये आगे पीछे लिखा हुआ है, आप यूँ समझ लो, ये जो सेकंड नंबर पे है ना, इसका मतलब होता है ज़्यादा मिकदार में होना, इसका मतलब होता है थोड़ी मिकदार में। ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लूकोज कम है, प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीओग्लाइकेन में जो है वो प्रोटीन कम और ग्लूकोज ज़्यादा, या कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा सा मैं सोचा कि आपको समझा दूँ, वैसे आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, शायद आपको जरूरत ना हो, लेकिन मैंने आपको कहा समझा दूँ, ये नीचे वैसे लिखा हुआ भी है प्रोटीओग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक हो गया। ये 4 चीज़ें होती हैं आपके ग्राउंड सब्सटेंस में, ये जो हमने ग्राउंड सब्सटेंस बनाया साथ में, ठीक है, उसमें ये 4 चीज़ें होती हैं, पानी होता है, वाटर होता है, सॉरी पानी होता है, साल्ट होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोटीओग्लाइकेन। मतलब यूँ समझ लें, पानी, रेत, सीमेंट और रेत, याद रहेगा।
चलें आगे चलो। टिश्यू हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक्सपीरियंस आप ये होती है ना बेटे, इसको आपने मोबाइल से अच्छे से देखना है, इसको साथ लेक्चर के साथ में समझना भी है। आज मैं फ्री होके इनको जितने हो सकेंगे लेक्चर चला, और इनको फिर आपने ना आप स्टडी किया कर, मैं टेस्ट में रोके हुए हूँ आप रुके, इसकी वजह यह है कि मैं मिल जाऊँ, वरना मैं आपके टेस्ट लेता हूँ ना साथ के साथ, फिर अच्छी बात है। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल जो है कहता है कि टिश्यू दैट कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेस लाइन, जो सरफेस लाइन है, जो एक ऑलरेडी मेम्ब्रेन है उसके ऊपर, उसकी कवरिंग को जो बॉडी अच्छा लाइन बॉडी कैविटी एंड हॉलो ऑर्गन्स आर कॉल्ड एपिथेलियल सेल। यानी एक तो किसी भी बॉडी सरफेस को, उसकी मेम्ब्रेन को, उसकी कैविटी को, उसके हॉलो को। अच्छा, कैविटी और हॉलो को पता है? नहीं पता। कैविटी होता है छोटा मोटा सुराख, ठीक है, जिसम के अंदर छोटा सा सुराख हो, जैसे दांतों के सुराख होता है कैविटी होता है, जबकि बड़ा सुराख वो हॉलो होता है। इशारा करता मैदा है वो हॉलो ऑर्गन है, दिल है वो हॉलो ऑर्गन है, जबकि दांत के अंदर अगर सुराख होगा तो हम कहेंगे दांत के अंदर कैविटी है। अभी टीवी पे आता भी है, आप लोग देखते होंगे, हम जब देखते थे तभी आता था। अभी तो हमारी खुद की टीवी बनी हुई है, अब मुझे टाइम नहीं लगता टीवी देखने का। सो अब टॉकिंग अबाउट कि हार्ट है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, ये सारे हॉलो ऑर्गन है। लेकिन पैंक्रियाज जो है वो टेंस ऑर्गन है, वो उसमें सुराख नहीं होता, उसके अंदर स्पेशल्स होती हैं, उसके अंदर सुराख नहीं होता, लेकिन वो भी आता इन्हीं ऑर्गन में, उसमें भी एपिथेलियल होता है उसके दीवार के साथ। तो हम पढ़ते हैं द ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज फाउंड कवरिंग ऑफ बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स। ट्यूब्स मीन के इंटेस्टाइन, अभी आप इंटेस्टाइन बच्चे की देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन व्हिच इंक्लूड, आगे चल के फंक्शन पढ़ते हैं फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं, फंक्शन बाद में। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम सेल देखते हैं। अच्छा, अभी आपको ऊपर लिखा सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज और नीचे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज। इसको भी मैं आपको वही दीवार की ही मिसाल दूंगा। एक दीवार है वो 3 ईंटों से मिलकर बनती है, एक होती है 1 ईंट से। जैसे आप स्कूल में पढ़ के आए हैं, स्कूल की जो बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर दीवार होती है, वो उसमें एक ईंट रखी होती है, उसी ईंटों पर एक ईंट पर, ठीक है। और कुछ दीवारें होती हैं जो बड़ी होती हैं, उन पर फिर ईंट फिर इधर ईंट फिर इधर ईंट, ठीक है। सिमिलरली जो एक ईंट वाली एपिथेलियम की होगी ना दीवार या वॉल, तो उसको आप कहोगे कि ये है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। और जो 3 ईंटों वाली होगी उसको आप कहोगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। मिसाल के तौर पर इधर हम मैदा बना लेते हैं, ठीक है। तो इस मैदे के ऊपर हमने कहा था कि अगर हम कहते हैं कि ऐसी छोटी सी है तो फिर है सिंपल, अगर इधर 2-3 लेयर्स हैं उसकी, तो हम कहते हैं कि ये जो है ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप अगर बकरे का किडनी उठाएंगे तो उधर भी लगाव आप महसूस करेंगे, अगर आप इंटेस्टाइन उठाएंगे, अगर आप इसका मैदा उठाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो 2 किस्म की होती है, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड में ज़्यादा ईंटें होती हैं, ज़्यादा सेल्स होते हैं, मतलब सेल ईंट एक बात है। अगर आप ईंट की को अपनी अंग्रेजी मुल्क में जाकर ईंट मांगोगे तो सेल नहीं मांगोगे, ठीक है। तो जो सिंपल होगी उसके अंदर एक सेल की दीवार होगी, और जो आप स्ट्रैटिफाइड होगी उसके अंदर 3 सेल। अच्छा, सिंपल एपिथेलियम का जो फंक्शन है वो अपना क्वेश्चन नीचे इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया। बात वही है, सिंपल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। मतलब यहाँ पे होंगे अगर तो ये एक जैसे होंगे, मिसाल ये मैंने ये भी ऐसा ही होगा, ये भी ऐसा ही होगा, ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अच्छा, जबकि स्ट्रैटिफाइड में जो है वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, एक बड़ा छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, उससे अगले उससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये वाले जो स्ट्रैटिफाइड वाली होगी वो आइडेंटिकल नहीं होंगे सेल, जबकि सिंपल वाली में जो सेल है वो आइडेंटिकल, ठीक है। उसने वैसे ही लिखा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल ऑफ वेरियस शेप। वेरियस मैंने आपको कहा था मुख्तलिफ को कहते हैं वेरियस, ठीक है। वेरियस शेप के सैकड़ों सेल हैं, ठीक है, या सेवरल सेल हैं। अच्छा, अब फंक्शन को देखें। पहले नंबर पे दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइन स्ट्रक्चर, यानी कोई भी स्ट्रक्चर बना हो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, या कोई ऑलरेडी बना हुआ है तो उसके बाहर प्रोटेक्शन देते हैं। यानी एक घर होता है फिर उसके बाहर की दीवार होती है, आप यूँ समझ लें। अच्छा, नीचे है दे प्रोवाइड
मतलब कि उसकी सिचुएशन बढ़ाने के लिए उसको क्या कहते हैं, हेल्प आउट करते हैं। नीचे दे प्रोवाइड अब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, यानी अब्जॉर्प्शन किसी भी चीज़ के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसमें हर चीज़ अब्जॉर्ब होती है, तो उसकी मतलब इस तरह के हर ऑर्गन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बंद कर दो।